नमस्कार मित्रों, ये वीडियो ट्रांजैक्शन टैक्स के खिलाफ है। मैं वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारे टैक्स में विश्वास रखता हूँ, जिसके बारे में मैं एंड में बताऊँगा। मेरा एक वेल्थ टैक्स पे पूरा दूसरा वीडियो है, एक वीडियो ट्रांजैक्शन टैक्स पर भी है। इस वीडियो में मैंने नंबर के साथ कुछ और डेटा रखा है। तो ट्रांजैक्शन टैक्स में प्रपोजल क्या है, पहले तो किसी सीरियस इकोनॉमिस्ट ने आज तक इस प्रपोजल को ध्यान नहीं दिया। जो कुछ लोग हैं, जो कि मेरा मानना है कि एक्टिविस्ट को मिसगाइड करने के लिए प्रपोजल रख देते ताकि एक्टिविस्ट के सामने एक हरा भरा पिक्चर आ जाए। तो अनिल बोकिल करके एक व्यक्ति है, अर्थ क्रांति, इन्होंने क्या कहा है कि वो सारे ट्रांजैक्शन टैक्स निकाल देंगे, यानी एक्साइज, कस्टम, फिर ये इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सारे टैक्स निकल जाएंगे और सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स बचेगा। और ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है, उनका इम्प्लीमेंटेशन जो है, पहले वो क्लियर नहीं कर रहे कि वो 2% होगा या 0.3% होगा। मैं दिखाऊंगा कि 2% से इकोनॉमी पूरी बैठ जाएगी, 0.3% से आधी इकोनॉमी बैठ जाएगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में लगेगी, और 0.3% से सफिशिएंट पैसा नहीं आने वाला। यानी ट्रांजैक्शन टैक्स के साथ यदि 0.3% हुआ तो बहुत सारे और टैक्स चालू रखने पड़ेंगे। यानी उनका जो दूसरा पॉइंट है कि सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे, वो गलत है। और 0.3% से भी इकोनॉमी को बहुत नुकसान होगा। तो एक तो उनके डॉक्यूमेंट में ये क्लियर नहीं है कि ट्रांजैक्शन टैक्स 2% होगा, 0.3% होगा, शुरुआत कब होगी, कैसे बढ़ेगा वगैरह। दूसरा, अनिल बोकिल ने अभी तक ट्रांजैक्शन टैक्स का ड्राफ्ट नहीं दिया। यानी वैसे देखा जाए तो न उसकी प्रपोजल का समर्थन कर सकते हैं, न विरोध कर सकते हैं। तो ये वीडियो वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ता ट्रांजैक्शन टैक्स के चपेट में आके जो सीरियस प्रपोजल है वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, उसका स्टडी नहीं कर रहे और ये मानते हैं कि ट्रांजैक्शन टैक्स से सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है, तो ये डेटा मैं आपको रिजर्व बैंक से वेबसाइट से लिया है। 2011-2012 यानी कि 1 अप्रैल 2011 से लेकर 31 मार्च 2012 तक का डेटा है। रिजर्व बैंक के अनुसार चेक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन है 1000 लाख करोड़। ये आंकड़े हमेशा बड़े होंगे। देखो, हम पूरे 100 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं, 120 करोड़ के देश की बात कर रहे हैं, तो आंकड़े तो सारे लाख करोड़ में जाएंगे। पर यदि पर सिटीजन देखो तो 10 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ पर सिटीजन करीब। और देश की जीडीपी कितनी है, 100 लाख करोड़ से थोड़ी कम है। 100 लाख करोड़ मान लेते हैं, थोड़ी कम है। अब कैश ट्रांजैक्शन कितने हैं, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि कैश का रिकॉर्ड तो हमारे देश में, मतलब अधिकतर कैश के लिए रिसीट तो कटती नहीं है। तो वो सारा अनुमान हो जाएगा एक तरह का कि कैश ट्रांजैक्शन कितना है। लेकिन मैं अनुमान कैसे निकाल रहा हूं कि 400 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैं ज़्यादा बता रहा हूं, 400 लाख करोड़ कि जो 2 नंबर की इकोनॉमी है उसका एस्टिमेट है 30 लाख करोड़। तो यहाँ पे रेशियो 1:10 है। यहाँ पे मैंने रेशियो 1:10 से थोड़ा ज़्यादा मान लिया, वैसे कम होना चाहिए, बाद में बताऊंगा कम क्यों होना चाहिए। तो 400 लाख करोड़ हो गया, उससे ज़्यादा मुमकिन नहीं है। दूसरा कि लिक्विड कैश कितना, बैंक में हमारे यहाँ कितना पैसा है, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट सब मिला के बैंक में पैसा है कुछ 70 लाख करोड़। और 70 लाख करोड़ से ट्रांजैक्शन हुआ 1000 लाख करोड़ का। और कैश रोकड़ा लोगों के पास कितना है, पूरे देश में 10 लाख करोड़। तो मैं 40 गुना उसका मान रहा हूं। 40 गुना मानने के पीछे लॉजिक क्या है कि एक आदमी के हाथ में पैसा आया तो वो कम से कम 3 दिन उसके पास रुकेगा। किस सेंस में मैं बोल रहा हूं कि जो छोटे नोट होते हैं वह बहुत तेजी से घूमते हैं। कि आपने 50 रुपया रिक्शा वाले को दिया, रिक्शा वाले ने उसका या तो पेट्रोल ले लिया या तो दूसरे दिन उसने अपने घर का किराना ले लिया। लेकिन जो बड़े नोट है, जो हजार नोट के थैले होते हैं, वो इस तरह से हर तीसरे दिन चौथे दिन नहीं घूमते। वो 1000 के नोट का थैला होता है, वो कब घूमता है, जब कोई आदमी या तो किसी नेता या अधिकारी या जज को रिश्वत देता है, या तो वो कोई बहुत बड़ा जमीन का प्लॉट खरीद रहा है, या वो सोना खरीद रहा है। सबसे ज़्यादा कैश उसी में यूज़ हो रहा है। तो वो हर 3-3 दिन बाद इस तरह के ट्रांजैक्शन नहीं करता। आमतौर पे साल में इस तरह के 10 ट्रांजैक्शन तो बहुत हो गए। तो भी 10 ट्रांजैक्शन के बजाय मैं मान रहा हूं कि वो साल में 30 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो कुल 10 लाख करोड़ साल में 33 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं।
तो 10 लाख करोड़ अमाउंट है और उसको 40 साल में 40 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो उसका 40 गुना यानी 400 लाख कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो दोनों को मिला के, कैश और ट्रांजैक्शन मिला के हो गया 1200 लाख करोड़। अब ट्रांजैक्शन टैक्स अनिल वकील जी की जो प्रपोजल है उसमें यह है कि 2000 से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो बैंक के द्वारा करना पड़ेगा। बैंक में फिर क्रेडिट कार्ड आ गया, इसमें क्रेडिट कार्ड भी आ गया, ये चेक इलेक्ट्रॉनिक में, या तो चेक के द्वारा करना पड़ेगा, कैश नहीं होगा। वो कैसे उसको एनफोर्स करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करें, वो अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, पर चलो मान लेते हैं कि उनका सिस्टम है वो इंप्लीमेंट हो जाता है किसी तरह से। तो अब टोटल ट्रांजैक्शन है 1200 लाख करोड़। अब सरकार की रिक्वायरमेंट कितनी है? सरकार की रिक्वायरमेंट है 12 लाख करोड़। ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटी वगैरह, सबका मिला के खर्चा होता है 12 लाख करोड़ से ज्यादा। इतना इनको टैक्स साल में चाहिए। अब एक अलग प्रपोजल हो गई कि ऐसे हम कैसे खर्च कम करें। बहुत सारे फिजूल खर्चे हैं जो कि कम किए जा सकते हैं, पर वो जब तक कम नहीं हो सकते तब तक तो इतना पैसा चाहिए। दूसरा, फिजूल खर्चे कम होंगे लेकिन बहुत सारे ज़रूरी खर्च भी हमको करने हैं, जैसे कि सेना का बजट हमें 4 गुना करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि चीन और अमेरिका इतने हथियार बना रहे हैं, तो हमको भी बनाने पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे, पूरा ख़त्म हो जाएगा देश। तो सेना का बजट बनाने की ज़रूरत है, कम से कम 5 गुना करने की ज़रूरत है, 4 गुना करने की ज़रूरत है। सैनिकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उनकी तनख्वाह बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर अदालत हमारे यहाँ कम है, चीन में 2 लाख अदालतें हैं, भारत में कितनी अदालतें हैं? सब मिला के 16,000 18,000। तो अदालतों की संख्या मिनिमम 1 लाख करने की ज़रूरत है। पुलिस की संख्या कम है हमारे यहाँ, तो पुलिस की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर बाकी रोड, एजुकेशन, उस पर भी खर्च करने की ज़रूरत है। तो 12 लाख करोड़ अभी तो खर्चे कम होंगे, लेकिन साथ साथ में ज़रूरी खर्चे वो भी बढ़ेंगे। लेकिन वो एक अलग पूरा टॉपिक हो गया। ट्रांजैक्शन टैक्स का सवाल है, तो ये कहते हैं कि 1200 लाख करोड़ पे 1% ट्रांजैक्शन टैक्स होगा तो वो 12 लाख करोड़ आ जाएगा, यानी इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सब कुछ हटा दिया, सिर्फ 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। अब मैं आपको कहूंगा कि 1% ट्रांजैक्शन टैक्स सफिशिएंट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि 0.3% ट्रांजैक्शन टैक्स, टीटी इक्वल टू 0.3%, उससे भी 12 लाख करोड़ आ जाएगा। मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये क्यों, इस आंकड़े पे मैं भरोसा नहीं कर रहा। एक तो ये जितने ट्रांजैक्शन है, क्या वो सब पे टैक्स लगाना चाहते हैं? तो बहुत सारे ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक होते हैं जिस पे वो टैक्स नहीं लगाने वाले। उनकी खुद की प्रपोजल है कि जिस ट्रांजैक्शन में एक पार्टी बैंक है उस पे टैक्स नहीं लगेगा। यानी ट्रांजैक्शन का जो 1200 लाख करोड़ का आंकड़ा है, उसमें इंटर बैंक ट्रांजैक्शन आ गए, मैंने बैंक में पैसा रखा, मैंने सेविंग्स का पैसा फिक्स डिपॉजिट लिया, तो वो भी ट्रांजैक्शन हो गया, वो टैक्स में नहीं आएगा क्योंकि वो बैंक टू बैंक हो गया, तो उस पर टीटी नहीं लगने वाला। फिर बैंक ने मुझे पैसा दिया, मान लो मैंने वो, तो उस पर भी ट्रांजैक्शन नहीं लगने वाला। तो इस तरह से बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, ये 3 तरह के ट्रांजैक्शन पे वो टैक्स नहीं लगाने वाले। तो 1200 लाख में से ये आंकड़ा कम करना चाहिए। अब ये आंकड़ा कितना है वो तो रिजर्व बैंक को भी नहीं पता, इसका अंदाज लगा सकते हैं। जो भी अंदाज आपको ठीक लगे आप लगा लो, आप अलग अलग सिनारियो बनाइए। मैं आपको कहता हूं कि किसी भी सिनारियो में ट्रांजैक्शन टैक्स फिट नहीं होता, और जब फिट होता है तो वो इकोनॉमी खत्म कर देता है। अब उसके बाद उनकी प्रपोजल में कुछ बहुत हास्यास्पद और गंभीर बातें हैं, हास्यास्पद भी है और गंभीर। उनका कहना है कि यदि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है और मैंने पैसा ट्रांसफर किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। यानी बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, उनकी ये जेन्युइन रिक्वायरमेंट होती है कि उनको एक खाते में से दूसरे खाते में ट्रांसफर करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सब्सिडरी खोल के रखी होती है और वो ज़रूरी होता है। तो बिना मतलब का उनको साल का उनका 4-5% पैसा जो है वो इस तरह के फिजूल खर्ची के ट्रांजैक्शन में टैक्स में चला जाएगा, जबकि उन्होंने कमाया कुछ नहीं। मैं अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से एसबीआई में ट्रांसफर करता हूं तो मैंने कुछ कमाया नहीं, नई सोसाइटी पे बर्डन डाला। दूसरा, एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर को पैसा ट्रांसफर करता है तो उस पर भी ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। तीसरा, एक कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफर करती है तो भी उस पर टैक्स लगेगा। फिर
जब ये 12 लाख करोड़ का टैक्स बताया जाता है तो आप एक ध्यान रखना कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को पैसा देगा बैंक से तो भी उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगेगा। यानी 12 लाख जो सरकार टैक्स आज ले रही है उसमें सरकार टैक्स दे नहीं रही, सरकार सिर्फ टैक्स लेती है, जबकि ट्रांजैक्शन टैक्स आने के बाद सरकार टैक्स देगी और वही सरकार टैक्स लेगी। तो ये 1200 लाख में से जितने गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन है वो सब्ट्रैक्ट करने चाहिए। अब उसका अंदाज भी किसी के पास नहीं है कि कितने हैं, लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करोगे गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शन, क्यों वो सब्ट्रैक्ट करने चाहिए? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट को कोई इनकम नहीं हुई। मान लो केंद्र सरकार ने गुजरात सरकार को पैसा दिया तो उस पर ट्रांजैक्शन टैक्स लगा तो सरकार को ही टैक्स देना पड़ा, सरकार ने वो टैक्स लिया, यानी नेट टैक्स रेवेन्यू तो जीरो हो गई। तो ये ट्रांजैक्शन का 1200 लाख का आंकड़ा क्यों एग्जैजरेट है? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट निकालना पड़ेगा, फिर गवर्नमेंट जब पर्सन को पैसा देती है तो वो भी निकालना पड़ेगा, पर्सन गवर्नमेंट को देता है तो वो भी निकालना पड़ेगा। यानी जो नेट रेवेन्यू है, मतलब नेट ट्रांजैक्शन टैक्स, ऐसे ट्रांजैक्शन टैक्स जिससे कि गवर्नमेंट को नेट रेवेन्यू होगी, वो 1200 लाख करोड़ से कम है। 1200 लाख करोड़ से कम है, यानी कि 1% ट्रांजैक्शन टैक्स से नहीं चलेगा। यदि सारे टैक्स हटाने हैं और सिर्फ ट्रांजैक्शन टैक्स लग रहा है तो 1% से कहीं ज़्यादा ट्रांजैक्शन टैक्स लेना पड़ेगा, शायद 1.5% लेना पड़ेगा, या हो सकता है 2% ट्रांजैक्शन टैक्स लेना पड़े। तो ये जो कहा जाता है कि 0.3% ट्रांजैक्शन टैक्स से सारे टैक्स निकल जाएंगे, वो गलत है, या 1% ट्रांजैक्शन टैक्स से सारे टैक्स निकल जाएंगे, वो भी गलत है। या तो फिर ये होगा कि 1% ट्रांजैक्शन टैक्स होगा तो कुछ एक टैक्स निकल जाएंगे, शायद वैट निकल जाए, एक्साइज निकल जाए, लेकिन बाकी सारे टैक्स चले रहेंगे। तो अर्थ क्रांति की प्रपोजल में क्लियर नहीं है कि बाकी ट्रांजैक्शन टैक्स के सिवा कोई और टैक्स रखना पड़ा तो वो कौन सा रखेंगे, वो क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा, अब सारे टैक्स निकल जाएंगे। अब 2% यदि ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ तो इकोनॉमी कैसे खत्म हो जाएगी देश की? सबसे आसान एग्जांपल हम लेते हैं गेहूं का। गेहूं किसान ने उगाया, उसने अपने गांव की मंडी में बेचा या जिले की मंडी में बेचा। कभी कभी 2 होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हो गए कि मान लो गेहूं उसने महाराष्ट्र में बेचा और महाराष्ट्र वाला आके उसको गुजरात में बेचता है, तो वो स्टेट लेवल का होलसेलर हो गया। तो उसने अपने विलेज होलसेलर को बेचा, उसने अर्बन यानी शहर के किसी होलसेलर को बेचा, शहर के होलसेलर ने दुकानदार को बेचा, दुकानदार से एक शहर का आदमी है उसको खरीद के लाया। यानी गेहूं है वो एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, यानी 1 2 3 4 या 5 यदि 2 होलसेलर हुए तो। मान लो महाराष्ट्र से गेहूं यदि गुजरात आता है तो जो महाराष्ट्र का मंडी का होलसेलर है वो सीधा अहमदाबाद के किसी शहर के होलसेलर के पास नहीं जा पाएगा, उसको किसी राज्य लेवल स्टेट लेवल के होलसेलर के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 या 6, आप 5 का एवरेज आंकड़ा मान लो, यानी 5 बार यदि ट्रांजैक्शन टैक्स लगा और यदि ट्रांजैक्शन टैक्स 1% या 2% हुआ तो टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स गेहूं में कितना लग जाएगा? गेहूं जैसी कॉमन चीज पे टोटल ट्रांजैक्शन यानी टीटीटी यानी कस्टमर से लेकर रिटेल में टोटल ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा 5% से लेके यदि ट्रांजैक्शन टैक्स हम 2% जो उनकी प्रपोजल है उसमें मान के चले तो ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा 10% से लेके 20% या 10% से लेके 12%, सॉरी 10% से लेके 12% जितना ट्रांजैक्शन टैक्स हो जाएगा। अब मान लो कोई बड़ी कंपनी, फिर वो भारतीय हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, वो ये सारा चेन डिस्ट्रीब्यूट करके सीधा फार्मर से खरीदती है, कस्टमर को बेचती है, तो क्या होगा? उसको यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ा, यहाँ दूसरा देना पड़ा, यहाँ उसने 2% दिया, यहाँ इसने 2% दिया, यानी उसका ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया 4%, सिर्फ 4% हुआ। और जो छोटे व्यापारी और छोटे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर वो जो काम कर रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया 10% से 12%, यानी इन लोगों का धंधा पूरा चौपट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे ये लोग। मतलब ये जो भी छोटे आदमी हैं, छोटे आदमी में क्या होता है कि उनको बहुत सारे ट्रांजैक्शन करने पड़ते हैं, क्योंकि
जो मंडी का जो होलसेलर है उसकी शहर में दुकान नहीं है, मंडी का होलसेलर है उसके दूसरे राज्य में भी उसकी कोई दुकान नहीं है, उसके सिटी होलसेलर में भी कोई उसका शॉप नहीं है, वो किसी और आदमी की है। तो इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। जबकि कोई मल्टीनेशनल कंपनी है वॉलमार्ट जैसी, उसने हर एक जिले में एक डिस्ट्रीब्यूटर खरीदने वाला रख दिया और हर एक शहर में एक गोडाउन रख दिया और उसकी जो सुपरमार्केट है वहाँ बेच रहा है। तो ये उसके जो 3-4 ट्रांजैक्शन हुए वो उसके इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन हुए, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये उनकी दूसरी दरखास्त, क्योंकि वो तो ट्रांजैक्शन टैक्स हुआ ही नहीं ना। इसमें पैसा जब पूरा एमएनसी करता है तो उन्होंने सिर्फ अपनी इंटरनल बुक्स में ट्रांसफर किया है, उन्होंने कोई बैंक ट्रांजैक्शन किया ही नहीं है। तो बैंक ट्रांजैक्शन उन्होंने कितना किया, फार्मर को एक चेक लिया और कस्टमर से उन्होंने पैसा लिया, तो उनको सिर्फ 4%। यानी ये पूरा जो एक मार्केट है, वर्तमान मार्केट है छोटे लोगों का, वो खत्म हो जाएगा और एमएनसी उसको टेक ओवर कर लेगी। अब यही होगा कपड़े में, और उद्योग में तो और नुकसान होगा, ज्वेलरी में भी वही होगा। सारे ग्रेम में मिनिमम 5-6 लोगों की चेन होती है। आप ये चावल ले लो या ये कोई भी कठोल पल्स ले लो, जैसे चना है या दाल है, तो उसमें मिनिमम 5-6 लोगों की चेन होती है। हर जगह 2-2% टैक्स लगा। मल्टीनेशनल कंपनी है उसको सिर्फ 4% टैक्स लगा, यानी 12 से 4%, 8% का डिफरेंस, यानी ये लोग खत्म हो गए। कपड़े में अब कोई फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। फैक्ट्री में कोई एक चीज़ बनती है तो पहले वो सामान 10 फैक्ट्रियों से निकलता है। जैसे एक नोटबुक है तो कागज़ कोई और छापता है, उसका फिर कागज़ भी शुरुआत होती है, यानी कोई लकड़ा काट के लाता है जंगल से, वो होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, जो पेपर मिल चलाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर से लकड़ा खरीदता है, वो उसको प्रोसेस करता है, फिर वहाँ से कागज़ है वो नोटबुक बनाने वाला खरीदता है, वो काटता है और फिर वो बाइंडिंग करने के लिए किसी और के पास भेजता है। बहुत सारे, आप मैं जहाँ पे ऑफसेट मैंने ये जहाँ किताब छपवाई, तो ये अपनी दुकान में बाइंडिंग नहीं करता, बाइंडिंग करने के लिए वो सारे कागज़ किसी और की जगह भेजता है, वहाँ से बाइंडिंग होके उसकी दुकान पे आता है, फिर वो मुझे किताब पूरी की पूरी ला के देता है। तो 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, इस तरह से 10 फैक्ट्री होती है। कुछ कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कॉम्प्लिकेटेड आइटम होता तो 50 फैक्ट्रियाँ होती है उसमें। इसी तरह से कपड़ा है, तो कपड़े में भी देखो, किसान के खेत में कॉटन की खेती होती है, वहाँ से होलसेलर के पास जाता है, वहाँ से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से फैक्ट्री वाले के पास जाता है, फैक्ट्री वाला उसको कपड़ा बनाता है, उसके बाद वो किसी और जगह पे डाइंग के लिए जाता है। क्योंकि हर एक फैक्ट्री वाला हर एक तरह की डिज़ाइन अपने फैक्ट्री में नहीं लगता, कहीं पे चेक्स डिज़ाइन होती है, कहीं पे लाइनिंग वाली डिज़ाइन होती है, अलग अलग डिज़ाइन होती है। फैक्ट्री वाले होते हैं वो 4-5 मेन कलर अपने पास रखते हैं, बाकी सब वो किसी और को सफ़ेद कपड़ा दे देते हैं या हल्का पीले रंग का कपड़ा होता है वो दे देते हैं और उसको वो आगे जाके प्रोसेस करते हैं। तो डाइंग के लिए किसी और यूनिट में गया, डाइंग के यूनिट है वो बड़े बड़े थान में 1000 मीटर के, या तो मतलब ऐसे थान पे वो होलसेलर को देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, वहाँ से दुकान पे आता है और फिर आखिर में कस्टमर आता है। तो हर एक फैक्ट्री पे यहाँ पे मान लो 2-2% टैक्स लगा, तो 10 फैक्ट्रियाँ हैं यानी 20%, एक होलसेलर एक डिस्ट्रीब्यूटर, यानी इस पर टैक्स लगा। ये जो पूरा नेटवर्क है, फिर वो कपड़े का हो या कोई नोटबुक जैसी आइटम का हो, उस पर टैक्स लगेगा कुछ 18% से लेके 20% तक, यदि 9-10 लेवल हो गए इसमें। अब ये पूरा फैक्ट्री का धंधा है। ये फैक्ट्री का धंधा जो है वो कोई एक बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी ले लेगी मैन्युफैक्चरिंग का, वो सीधा किसान से कॉटन खरीद के सीधा कपड़ा वपड़ा सब प्रोसेस करके दूसरा एक वॉलमार्ट जैसी कोई रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी उसको देगी और वहाँ से सीधा कस्टमर आएगा। तो इन्होंने फार्मर से सामान खरीदा या तो रॉ लकड़ा खरीदा, तो यहाँ पे 2% ट्रांजैक्शन टैक्स, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 2%, यानी इनको आया ट्रांजैक्शन टैक्स 6%। और जो एग्जिस्टिंग सेटअप है जिसमें सामान 10 फैक्ट्रियों से गुजरता है, 2 होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से गुजरता है और फिर कस्टमर के पास आता है, उसमें ट्रांजैक्शन टैक्स आ जाएगा 20%। तो ये लोग धंधे में से निकल जाएंगे, यानी ये सारा धंधा भी किसी बड़े कंपनी के हाथ में आ जाएगा, देशी या विदेशी। अब बड़ी कंपनी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि यदि कोई भारतीय वॉलमार्ट आती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम क्या है, यदि कोई बड़ी कंपनी मार्केट में एफिशिएंसी के द्वारा अपना धंधा बढ़ाती है,
और उसकी वजह से दूसरों का धंधा खत्म होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट की वजह से। लेकिन यहां पे छोटी कंपनियों का धंधा खत्म हो रहा है टैक्स के कानूनों की वजह से। जैसे पूना में अभी एलबीटी है, लोकल बॉडी टैक्स है। तो इसी की तरह है कि जितनी बार सामान एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में जाएगा उतनी बार एक 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 % टैक्स लगेगा। और यदि एक बड़ी कंपनी सारा सामान अपने ही एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में कर रही है लेकिन बैंक ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, सारा ट्रांजैक्शन उनकी बुक्स पे हुआ, तो उसको वो एक एक % जो हर एक लेवल पे टैक्स लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो टैक्स के कानून की वजह से इनका सामान और इनकी सर्विस है वो सस्ती हो जाएगी और टैक्स की वजह से ये लोग धंधे में से साफ हो जाएंगे। और इस बात से मैं खिलाफ हूं। यदि कोई बड़ी कंपनी आके, एमएनसी के तो मैं खिलाफ हूं, पर मान लो कोई बड़ी भारतीय कंपनी यहाँ पे जैसे इंडियन वॉलमार्ट है, इंडियन वॉलमार्ट एफिशिएंसी के जरिए, क्वालिटी के जरिए यदि छोटे रिटेलर को खत्म करती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी साफ साफ बोल देता हूं। पर यदि टैक्स का कानून किसी भी बड़ी कंपनी को गलत फेवर दे रहा है तो वो टैक्स का कानून गलत है, मैं नहीं यूज करना चाहिए। फिर जो 1% का दूसरा ट्रांजैक्शन टैक्स में कहा जाता है कि उससे अकाउंटिंग सारा खत्म हो गया, कि आपको बुक्स रखने की जरूरत ही नहीं है। बैंक में जब पैसा जमा होगा तो वहीं पे 2% कट के सरकार को चला जाएगा, यानी अकाउंटिंग रखने की जरूरत नहीं हो पड़ेगी। पर भाई बैंक अकाउंटिंग खत्म हो गई पर पूरा धंधा ही खत्म हो गया। यहाँ पे शायद अकाउंट रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैंक में खाता रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो हुलिया बन रहा है उससे तो लगता है कि मेरे अकाउंट रखने की झंझट भी खत्म हो गई और मेरा धंधा भी खत्म हो गया, मेरा बैंक अकाउंट भी खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स है वो ज्वेलरी बिजनेस को खत्म कर देगा। ये जो 1 तोला सोने का सिक्का होता है 25,000 से 30,000 रुपए का जो आजकल मार्केट रेट है, उसमें जो आखिरी ज्वेलर होता है जिसकी दुकान से आप खरीदते हो उसका मार्जिन क्या होता है? मुश्किल से 100 रुपया यानी 0.3%, ये उसका मार्जिन होता है। ज्वेलरी के बिजनेस में आप गहना खरीदते हो तो थोड़ा मार्जिन होता है, 1-8% जितना, 1.5% जितना होता है। लेकिन जब सोने का सिक्का खरीदते हो तो आखिर में जो ज्वेलर है उसका मार्जिन होता है 0.3%। जो होलसेलर है जो कि सोने के बिस्किट खरीद के ज्वेलर्स में बेचता है उसका मार्जिन होता है 0.1% से लेके 0.2%। 0.2% तो उनको लॉटरी बनी जाती है यदि 0.2% मिल जाए जिस दिन। अब 1% का ट्रांजैक्शन टैक्स उनको खत्म कर देगा, यानी ज्वेलरी का पूरा बिजनेस है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में चला जाएगा। अब दूसरा जो धंधा खत्म हो जाएगा वो है शॉर्ट टर्म लैंडिंग का। शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा जो पूरा भारत का छोटे बिजनेसमैन में शॉर्ट टर्म लैंडिंग पे चलता है। शॉर्ट टर्म लैंडिंग क्या होता है कि 1 लाख रुपया ए ने बी को दिया, 1 लाख रुपया 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद इसने लौटा दिया सूद के साथ। सूद कितना होता है? 2% से लेके 8%। जो गांव में मनी लेंडर होते हो तो 20% भी लेते हैं, पर इंडस्ट्री में 2 से 8% रेट चलता है पर मंथ। 8% तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम जगह होता है, पर 2% बहुत कॉमन है। रिलेटिव टू रिलेटिव बोलते हैं। जो बिजनेसमैन होते हैं आजकल, जो बिजनेसमैन है वो अपने किसी दूर के फैमिली मेंबर को या रिश्तेदार को जब पैसा देते हैं तो आजकल पर मंथ 2% का इंटरेस्ट चलता है। तो 1 महीने बाद उसने पैसा लौटाया 1,02,000। अब 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है तो इस पे ट्रांजैक्शन टैक्स लगा 1,000, इस पे ट्रांजैक्शन टैक्स लगा 1,020। 1% ट्रांजैक्शन टैक्स यानी 2020, यानी जितना इनकम हुआ उतना या उससे थोड़ा ज्यादा टैक्स हो गया, यानी शॉर्ट टर्म लैंडिंग का धंधा है वो पूरा खत्म हो गया। अब अनिल बोकिल की आर्ग्यूमेंट क्या है साहब की कि जब ट्रांजैक्शन टैक्स आएगा तो इतना सारा पैसा आ जाएगा कि लोगों को प्राइवेट लैंडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बैंक से ही पैसा लेंगे, और बैंक से पैसा लेते तो कोई ट्रांजैक्शन टैक्स नहीं होगा। भाई बैंक के पास आज भी अनयूज्ड मनी काफी है। आज भी किसी भी बैंक में आप जाओगे तो देखोगे कि मैनेजर है वो ढूंढ रहा है कि भाई कोई लोन लेने आए। एग्रीकल्चरल लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा, हाउसिंग लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा, व्हीकल लोन का टारगेट मीट नहीं हो रहा,
मैनेजर है वो व्हीकल के डीलरों को बोलते हैं कि भाई हमारे यहाँ के लोन ले जाओ, क्योंकि उनको जो लोन के टारगेट दिए गए हैं वो मीट नहीं हो रहे। तो पैसा आज भी बैंक के पास है, पर वो स्मॉल बिजनेसमैन को पैसा नहीं दे रहे लोन पे, क्योंकि स्मॉल बिजनेसमैन के पास प्रॉपर्टी नहीं है इतनी, क्रेडिट नहीं है इतनी, उनके पास इतने पेपर वर्क नहीं है कि जो लोन के लिए क्वालिफाई हो सके। जैसे कुछ छोटे बिजनेसमैन है, उसके पास घर होता है, बंगला भी होता है, पर वो बंगला मॉर्गेज नहीं करना चाहता, और कभी कभी उस बंगले के 2-3 मालिक होते हैं, उसके भाई, और मतलब कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो एक भाई को इच्छा हो कि मॉर्गेज कर दे तो दूसरे 2 मना करेंगे, तो उनके पास कोई मॉर्गेजेबल प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए बैंक उनको वैसे भी लोन नहीं दे सकते। और उनको लोन उनके रिलेटिव में या उनके जान पहचान में क्यों देते हैं? वो ट्रस्ट के ऊपर देते हैं, और बदले में उसे चेक लिखवा लेते हैं, स्टैम्प पेपर पे लिखवा लेते हैं, और कभी कोर्ट के केस होते हैं, कभी उनको घाटा भी जाता है, जो भी होता है। पर ये पूरा शॉर्ट टर्म लैंडिंग का बिजनेस है। शॉर्ट टर्म लैंडिंग वो ट्रस्ट के ऊपर चल रहा है। अब उस पर यदि इस तरह से 1% ट्रांजैक्शन टैक्स आ गया, या 0.5% ट्रांजैक्शन टैक्स भी आया, तो 0.5% यानी 15 दिन का जो है वो तो खत्म हो गया। 1 महीने में भी 50% प्रॉफिट तो चला गया, तो अब वो देने के उसके चांसेस कम हो गए। तो शॉर्ट टर्म लैंडिंग का बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा, तो इससे जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो इतने नुकसान काफ़ी है, और भी नुकसान है। एक तो ट्रांजैक्शन टैक्स है वो फंडामेंटली अनएथिकल है। अनएथिकल यानी कि टैक्स क्यों डालना चाहिए? क्योंकि सरकार को मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी वजह से कुछ खर्चा आ रहा है। जैसे कि मेरे पास प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सरकार को पुलिस रखनी पड़ती है, अदालत रखनी पड़ती है, सेना रखनी पड़ती है। इसलिए सेना, पुलिस और अदालत का खर्चा वो मेरी प्रॉपर्टी से निकालेंगे, वो जायज़ बात हुई, वो एथिकल है। जबकि ट्रांजैक्शन टैक्स में एक मेंबर ने अपने फैमिली मेंबर को पैसा दिया, तो इसमें सरकार पे क्या बर्डन बढ़ा? सरकार पे कोई बर्डन नहीं बढ़ा, पूरा पैसा बैंक में था। बैंक में तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, पेपर फॉर्म में है। बैंक अपना खर्चा ट्रांजैक्शन से निकाले वो ठीक है, और वो तो निकालती भी है। बैंक, ये जितने भी ट्रांजैक्शन बैंक के अंदर हो रहे हैं उसका सारा खर्चा बैंक एक या दूसरे तरह से कस्टमर से वसूलती है, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, उसमें इनएफिशिएंसी है, वो इनएफिशिएंसी हमें दूर करनी चाहिए, पर वो फंडामेंटली अनएथिकल नहीं है। पर यह कहना कि सेना का खर्चा मैं इसमें से निकालूंगा या इस ट्रांजैक्शन में से निकालूंगा, वो अनएथिकल है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन ने कोई बर्डन ऐड नहीं किया। बर्डन सबसे ज़्यादा ऐड होता है प्रॉपर्टी की वजह से, कि आज दूसरा देश है वो हम पे हमला क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास मिनरल्स है, ज्वेलरी है, गोल्ड है या सिल्वर है, या फिर ये मकान है, खेत है, तेल के कुएं, क्रूड ऑयल है। मतलब प्रॉपर्टी की वजह से जो युद्ध होता है उसमें सबसे अहम जो मेन रीजन होता है वो प्रॉपर्टी होता है। इसलिए मिलिट्री का सारा खर्चा है वो मिनरल में से निकलना चाहिए और वेल्थ में से निकलना चाहिए। इसलिए वेल्थ टैक्स और जो एमआरसीएम की प्रपोजल है कि 33% मिनरल है वो मिलिट्री के लिए जाएगा, वो इसी में से आता है। ये सारे ट्रांजैक्शन टैक्स है वो सेना की, पुलिस की या मिलिट्री की जरूरत बढ़ाते हैं, ये जरूरी नहीं है। दूसरा, 1% टैक्स ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ कि हर एक ट्रांजैक्शन से इक्वल बेनिफिट हो रहा है सोसाइटी को या रिसीवर को या गिवर को, वो भी गलत है। जैसे कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे मान लो महीने की 50,000 की सैलरी देता है, तो पूरी 50,000 की सैलरी मेरी इनकम हो गई, तो उस पर 1% टैक्स। और एक व्यापारी ने 50,000 का सामान खरीदा और 52,000 में बेचा, तो उसका ट्रांजैक्शन हो गया 1,04,000 पर 1 लाख मान लो, और उसमें भी टैक्स लगा 1%। जब उसको तो प्रॉफिट हुआ था सिर्फ 2,000 का, तो उस पर यदि मतलब कि ये हम एग्जांपल लेते हैं कि 1,000 लोन पे दिया, 1,000 2,000 लिया, उसके बाद हम 1% ट्रांजैक्शन टैक्स लेते हैं, तो वो इक्विवेलेंट टू 100% इनकम टैक्स हो गया। इस पे यदि हम 2,000 रुपया ट्रांजैक्शन टैक्स लेते हैं तो 98% हुआ, पर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 100% इनकम टैक्स हो गया। जबकि किसी की 1 लाख की सैलरी थी तो उस पर 1% ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, या किसी की 1 लाख की लॉटरी थी तो वो भी 1% ट्रांजैक्शन टैक्स में 1% इनकम टैक्स हो गया। यानी किसी को हर एक ट्रांजैक्शन इतना कमाऊ नहीं होता। ट्रांजैक्शन कितना भी बड़ा हो, शेयर मार्केट है जैसे, तो उसमें तो ट्रांजैक्शन में कभी कभी सिर्फ 0.1% का प्रॉफिट होता है, जो प्रोग्राम ट्रेडिंग है।
उसमें तो पूरे दिन वो लोग खरीदते हैं बेचते हैं खरीदते बेचते हैं, एंड में जितना रुपया उसने सुबह से शुरू किया था, शाम को उसको रिटर्न कितना मिलता है, उसका मुश्किल से 1% 2% मिलता है उसको प्रोग्राम ट्रेडिंग में। इसी तरह से सोने में है, गोल्ड में मैंने जैसे आपको बताया कि होलसेल में मार्जिन है 0.1%, रिटेल में मार्जिन है एटमोस्ट 0.2%। तो बहुत सारे बिजनेस जो कि कम मार्जिन पे चलते हैं उस पर सीधा 0.3% ट्रांजैक्शन टैक्स डालना भी बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत सारे अलग अलग प्रपोजल आ रहे हैं कि भाई ट्रांजैक्शन टैक्स घटा के 0.05% कर दो। तो उसमें फ़ायदा क्या हुआ, बाकी सारे टैक्स चालू रखने पड़ेंगे। अब 0.05% तो वैसे भी बैंक ले रही है, मैं कैसे कहता हूँ वैसे भी बैंक ले रही है कि आपके पास मान लो 100 रुपये का नोट है, वो 100 रुपये का नोट बाजार में घूम रहा है, 1 साल के बाद उसकी कीमत क्या हो गई 90 रुपया, क्योंकि इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट नोट छाप रही है। तो 100 रुपये की कीमत हो गई 90 रुपया, यानी उस पर इफेक्टिवली 10% तो टैक्स लगाई। हर एक ट्रांजैक्शन पे टैक्स नहीं लगा, पर वो नोट मान लो साल में 10 बार घूमी तो 1% ट्रांजैक्शन टैक्स तो हुआ ही। यदि नोट 100 बार घूमी तो 0.1%, पर नोट साल में 100 बार नहीं घूमती है। आमतौर पे मान लो कि नोट है वो साल में 10 बार घूमती है, तो ऑटोमेटिकली 1% ट्रांजैक्शन टैक्स तो नोट पे लग ही रहा है। इसी तरह से आपने मान लो सेविंग्स में पैसा रखा है, आपने बैंक से पैसा ट्रांसफ़र किया, तो आपको पैसा सेविंग्स में डालना पड़ेगा या तो करंट में डालना पड़ेगा। और फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट कितना होता है 8% के करीब करीब, करंट में इंटरेस्ट कितना होता है 0%, और सेविंग्स में कितना होता है 3.5% या 4% मान लो। तो ऑटोमेटिकली 4% का इंटरेस्ट लॉस हो रहा है आपको। और ऐसा तो है नहीं कि सेविंग्स में डाला और दूसरे दिन फिक्स डिपॉजिट ले लिया और फिर से दूसरे दिन फिक्स डिपॉजिट तोड़ के वापस सेविंग्स में डाला। यानी ऑन एन एवरेज 1 साल जो पैसा इसमें रहता है करंट में या सेविंग्स में, उस पर भी एक तरह का 8% नहीं तो 4% नहीं तो 6 एवरेज लेता हो तो 6%, या तो उसको इन्फ्लेशन से कंपेयर करो तो 8% जितना ट्रांजैक्शन टैक्स लगा। तो ऑलरेडी जो ट्रांजैक्शंस है, मतलब सॉरी 8% नहीं, ये चेक का पैसा 10 बार घूमता है साल में, जैसा साल में 20 बार घूमता है। टोटल लिक्विड मनी है 50 लाख और वो 20 बार घूमता है, और उससे 1000 लाख का 1000 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन होता है। तो हर एक ट्रांजैक्शन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 0.2% या 0.1% जितना टैक्स इन्फ्लेशन से लग ही रहा है आज। अब ऐसे में यदि 0.3% का ट्रांजैक्शन टैक्स डालते हैं या 0.1% का डालते हैं तो एक टैक्स और बढ़ गया, जो कि वैसे ही छोटे व्यापारियों को ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मान लो 0.1% ट्रांजैक्शन टैक्स भी डाला तो क्या होगा कि जो छोटे व्यापारियों का, जो फार्मर का मैंने बताया कि फार्मर टू होलसेलर था, उसमें वो ट्रांजैक्शन टैक्स 5% था, वो कम होकर 0.5% हो गया। लेकिन एमएनसी में वो ट्रांजैक्शन टैक्स कितना लगेगा 0.1% यानी 0.2%, यानी इसमें एमएनसी को 0.3% का तो बेनिफिट होगा ही, यानी वो 0.3% डिस्काउंट देके काफ़ी सारा धंधा उनका तोड़ सकते हैं। तो छोटा ट्रांजैक्शन होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स ये सब चालू ही रहेगा और ऊपर से एक और टैक्स आ गया। और यदि ट्रांजैक्शन टैक्स कोई बहुत बड़ी अमाउंट तक ले जाते हैं 1% 1.5% तक, तो मैं जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि सारा धंधा है वो बड़ी कंपनियों के अंदर में चला जाएगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक्टिविस्ट को, कि आप ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में पढ़िए, पर इस ख्याल में कि ये आएगा तो सब कुछ बाकी सारे टैक्स निकल जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, वो गलत है। टैक्सेशन का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। एक रोम के इतिहासकार ने लिखा था, मतलब रोम का एक अफसर था, उसने अपने सीजर, जूलियस सीजर जो कि रोम का एम्परर था, उसने एक कलेक्टर लेवल के अफसर से घंटों तक बहस की टैक्स के बारे में। तो वो चला गया। उसके बाद वो कलेक्टर ने, जो गवर्नर लेवल का अफसर था, उसको पूछा कि ये रोमन सीजर है जो कि इतने बड़े रोम का सम्राट है और उसको इतना सारा दिमाग क्यों खपाता है टैक्स के पीछे। तो उसने कहा कि वो टैक्स के पीछे दिमाग खपाता है इसलिए वो एम्परर है। मतलब कि देश चलाने के लिए टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और इस तरह की जो मैजिक सॉल्यूशन है कि 2% का टैक्स आएगा सारे टैक्स गायब हो जाएंगे, ऐसे मैजिक सॉल्यूशन पे आप भरोसा मत करो। जादुई छड़ी वाले जो सॉल्यूशन है कि हैरी पॉटर जादुई छड़ी घुमाएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा नहीं है। टैक्स का एक एक क्लॉज आप डिटेल से स्टडी करो और उसको देखो कि कैसा असर पड़ता है, कि वेल्थ टैक्स क्यों
देश में गरीबी कम करता है, क्यों उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, रेंट क्यों उससे कम होता है वेल्थ टैक्स से, क्यों उससे बिजनेस बढ़ते हैं, और वेल्थ टैक्स के बजाय ये इनकम टैक्स क्यों थोड़ा खराब है, और क्यों सेल्स टैक्स और भी खराब है, एक्साइज और भी खराब है। ये सारे चीज़ों की डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत है। धन्यवाद।